यूनजे ने बचपन से ही दुर्भाग्य से भरी जिंदगी जी है। जब भी वह किसी के पास होता है उस व्यक्ति को कुछ बुरा अनुभव होता है। इसी कारण उसके दोस्त उसे धीरे धीरे दूर कर देते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यूनजे छत से गिर जाता है। सौभाग्य से उसे चोट नहीं लगती। उस घटना के बाद वह ऐसी अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है जहां यूनजे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को देख सकता है। हर स्थिति में वह एक कुशल अभिनेता की तरह अपने व्यक्तित्व को ढाल लेता है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यही बातें यूनजे को अपना भाग्य बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या वह इस साहसी निर्णय में सफल होगा? आइए साथ चलते हैं। एक पुराना खस्ताहाल घर धीरे धीरे हमारे सामने आता है। छत पर रखी ईंटों का ढेर अचानक नीचे गिर जाता है। हंगामे के बीच एक लड़की दर्द से कराह रही है। उसका पैर एक भारी पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह अपना पैर निकाल नहीं पाती। लड़की के चेहरे पर पसीना बह रहा है। वह बहुत थक चुकी है। अब वह सिर्फ जमीन पर लेट सकती है। लड़की अचानक महसूस करती है, मैं गलत हूं, मैं हिल नहीं सकती। अचानक तेज कदमों की आवाज आती है। एक लड़का घबराहट में मिन आह का नाम पुकारता है। वह अपनी पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। उसके हाथ लगातार कांप रहे हैं और वह बड़बड़ाता है, कृपया हिलो। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण वह गुस्से में चिल्लाता है, कमबख्त, मैंने कहा हिलो। मिन आह की आवाज उसे रोकने पर मजबूर कर देती है। अब ठीक है, वह उज्ज्वल मुस्कान के साथ धीरे से कहती है, मैं यहां से नहीं निकल सकती, तुम भाग जाओ। लेकिन लड़का जिद्दी होकर मिन आह को बचाने पर अड़ा रहता है। मुस्कुराओ मत, मैं तुम्हें यहां छोड़ नहीं सकता। वह कांपते हुए कहती है, रुको, मैं गलत थी, तुम इसे नहीं हिला सकते, तुम बस और थक जाओगे। अगर तुम रुके तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। वह अचानक कुछ असामान्य महसूस करती है। वह आवाज क्या है? सामने का दृश्य देखकर वह केवल हकलाते हुए यूनजे का नाम पुकार पाती है। जैसे ही छत पर की चट्टान गिरने वाली होती है, मिन आह चेतावनी देती है, यूनजे, खतरा है, हट जाओ। पूरा सेट और स्टूडियो पूरी तरह से ढह जाता है। उसी क्षण एक चीख सुनाई देती है। इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए पूरा स्टूडियो भयभीत हो जाता है। हर कोई चिल्लाता है, जल्दी से 119 पर कॉल करो। ऐसा लगता है नीचे कुछ है। क्या? जल्दी देखो, क्या अभिनेता ठीक है? कैसे? क्या मंच के नीचे छिपने की जगह है? मुझे नहीं पता, और हमारी आवाज शायद नहीं सुनी जा रही। हम क्या करें? कुछ लोग दृश्य की ओर बढ़ते हैं और खुदाई शुरू करते हैं, कृपया जीवित रहो। अचानक एक हाथ बाहर आता है। स्टाफ सदस्य डर के मारे पीला हो जाता है। यूनजे और अभिनेत्री मुस्कान के साथ दिखाई देते हैं। हम ठीक हैं। स्टाफ सदस्य तुरंत स्थिति की घोषणा करता है। वे दोनों ठीक हैं, वे जीवित हैं। कृपया एक पल रुकें, मैं तुरंत इसे साफ कर दूंगा। यूनजे अपने सह कलाकार से चिंतित होकर पूछता है, गिवोन, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? वह जल्दी से कहती है, हाँ, तुम्हारी वजह से। यूनजे, क्या तुम ठीक हो? यूनजे मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। स्टूडियो के बीच में निर्देशक जोर से प्रॉप टीम को डांटता है, तुमने सेट कैसे बनाया? क्या तुमने शुरू करने से पहले ठीक से जांच नहीं की? वह केवल माफी मांग सकता है, मैंने निश्चित रूप से जांच की थी, सब कुछ स्थिर था। यह अचानक ढीला कैसे हो गया? निर्देशक का गुस्सा निरंतर बढ़ता है, तुम और किसे दोष दोगे? वे अभिनेता लगभग मर गए थे। यूनजे ने समय पर आकर निर्देशक को शांत किया, शांत हो जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लेकिन वह। यूनजे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वैसे भी यह असली कंक्रीट नहीं था। अभी सबसे जरूरी है कि सब सुरक्षित हैं। निर्देशक अभी भी सोच में है, यह सिर्फ एक प्रॉप है। कितना भारी हो सकता है? जीवो ने कोने में आराम से बैठा है। एक लड़की उसकी देखभाल करने आती है। मेरा दिल तो बाहर ही आ गया। क्या तुम सच में ठीक हो? वह ईमानदारी से पूछती है। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चौंक गया। यंगजे ने इसे मेरे लिए रोक लिया। वह पल बहुत अद्भुत था। यह सुनकर दूसरी लड़की प्रशंसा से भर जाती है। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता यंगजे इतनी कम उम्र में कैसे सब कुछ हासिल कर चुका है। उसका चेहरा साफ और सुंदर है और उसके अभिनय कौशल भी शानदार हैं। उसने युवा अवस्था में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सच कहूं तो उसका स्वभाव शायद कुछ खराब हो सकता है। कोई कैसे इतना परफेक्ट हो सकता है? लेकिन वह विचारशील है ना? ऐसी घटना के बाद भी वह इतना शांत है। जीवोन को भी मानना पड़ता है कि यह सच है। वह बहुत शांत था। वह सोचती है, यह थोड़ा अजीब है। यह ऐसा है जैसे प्रदर्शन शुरू होने से पहले लौट गए हों। जीवोन ने यंगजाय से पूछा, क्या यह स्थिति ठीक है? वह उत्साह से मार्गदर्शन करता है। जीवोन, क्या आप थोड़ा और अंदर जा सकती हैं? मुझे लगता है यह आसान होगा, कृपया मेरी मदद करें। जीवोन थोड़ी घबराई हुई है, फिर भी वह करती है, अच्छा ठीक है।
जितना वह इसे याद करती है उतनी ही अधिक संदिग्ध हो जाती है, जैसे उसे पता था कि यह होगा। निर्देशक ने निराशा में सांस ली। क्या हम फिल्मांकन जारी रख सकते हैं? आज जल्दी खत्म करना बेहतर होगा। जो अभी हुआ वह अद्भुत था, लेकिन फिर यह घटना घटी। यंग जाए तुरंत कहता है, मैं कर सकता हूँ। जीवोन के सहमत होते ही फिल्मांकन शुरू हो सकता है। मैं कुछ दृश्य अलग से शूट कर सकता हूँ। निर्देशक थोड़े चिंतित हैं। वास्तव में खुद पर इतना दबाव मत डालो। यंग जाए आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैं ऐसी चीजों का आदी हूँ। निर्देशक जिज्ञासा में चौंक जाता है। आदि? यंग जाए अचानक अतीत को याद करता है। हाँ, मैं थकान का आदी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे कम उम्र का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। वह भरोसेमंद बॉक्स ऑफिस की कुंजी है। वयस्कता से पहले हर घरेलू अभिनय पुरस्कार जीता। प्रतिभाशाली अभिनेता ली यंग जाए। ऐसे महान शीर्षक होने से पहले मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी आपदाओं से भरी रही, और अब मुझे पता है कि उन दुर्भाग्यों से कैसे बचना है। जब पीछे देखता हूँ, बहुत छोटी उम्र से दुखी था। केवल अनाथालय में छोड़े जाने के कारण नहीं, यहाँ तक कि खड़ा होने पर भी मुसीबत आ जाती है। एक लड़का जोर से चिल्लाता है, बिल्कुल वो वही है। तुरंत बाद दोस्त दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं, तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? वो चोट कैसी लगी? क्या तुम ठीक हो भाई? क्या मैं तुम्हें हो कह सकता हूँ? फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना दुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा दोस्त थे। लेकिन मुझे एक समय पर यह समझ आया कि मेरे करीबी दोस्त अक्सर चोटिल होते थे। उसके पीछे खड़े दोस्त लगातार बातें करते हैं। ये क्या है? वो यंगजे के साथ था, इसलिए उसे चोट लगी। वो आदमी भी महसूस करता है कि कुछ अजीब है। जब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, तब पहली बार मुझे सच में दुखी महसूस हुआ। एक बार यंगजे अनजाने में अपने शिक्षक से पूछता है, शिक्षक, जब भी मैं उनके साथ होता हूँ मेरे दोस्त घायल हो जाते हैं। क्या मैं सच में बदकिस्मत हूँ? फिर भी उस शिक्षक की सांत्वना से, जो मेरी परवाह करते थे, मुझे थोड़ी राहत मिली। नहीं यंगजे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। उन शब्दों ने उसे और सतर्क कर दिया। हाँ, वह सही कह रही है, यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन जब शिक्षक यंगजे के साथ चल रही होती हैं, तभी अचानक कुछ ऊपर से गिरता है। वह भी एक दुर्घटना में फंस जाती है। कट टू हॉस्पिटल सीन। यंगजे निराशा में अपने शिक्षक के पीछे दौड़ता है। वह तेजी से उनके कपड़े पकड़ता है, चिल्लाता है, शिक्षक, आप ठीक हैं? वह यंगजे से ऐसे बचती हैं जैसे किसी बुराई से। मुझे मत छुओ। शिक्षक घबराहट में फर्श पर गिर जाती हैं, फिर पागलपन में अपना सिर पकड़ लेती हैं। कोई यंगजे को यहां से ले जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृपया। शंका जल्दी ही यकीन में बदल जाती है। हल किसी की गॉसिप का केंद्र बन गया था। देखो, मैंने कहा था ना, उस बच्चे के पास रहोगे तो कुछ बुरा होगा। यूंजा अकेला खड़ा है, भीड़ में खोया। मैं बदकिस्मत हूँ। समय तेजी से बीतता है। अब यूंजा बड़ा हो गया है। कक्षा में छात्रों के बीच जीवंत बातचीत होती है। स्कूल के बाद इंटरनेट कैफे चले। नहीं, आज से मैं लेखन कक्षा शुरू कर रहा हूँ। तुम अतिरिक्त कक्षाएं क्यों ले रहे हो? अरे, मुझे तुम्हारा जिम का कपड़ा उधार दे दो। तुम हमेशा उधार क्यों लेते हो? खरीद लो। यह रंग कितना सुंदर है। यहाँ कंघी ले लो। भीड़ चाहे कितना भी शोर मचाए, यूंजा चुपचाप बैठा रहता है। वह अपना होमवर्क करने में व्यस्त है, दुनिया को नजरअंदाज करते हुए। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी की छाया है। धीरे धीरे सभी छात्र कक्षा छोड़ देते हैं। अचानक एक लड़का पास से गुजरा और जानबूझकर यूंजा की मेज से टकरा गया। मेज पर रखी सारी चीजें गिर गईं। यह देखकर दोस्त पूछते हैं, यह क्या था? क्या तुमने जानबूझकर टकराया? वह चिढ़कर कहता है, तुम्हें लगता है मुझे यह पसंद है? यूंजा कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है। लड़का अपनी आस्तीन ऊपर करता है, जैसे कोई गुंडा हो। क्या देख रहे हो? कितना अजीब। सभी शोर मचाने लगते हैं। लड़के ने यूंजा से टकराया। और क्या, तुम लोगों ने कहा था कि यह सजा है। यूंजा चुपचाप अपनी चीजें उठाने लगता है। क्या उन्हें कभी इस तरह की हरकतें करते हुए थकान महसूस नहीं होती, या फिर उन्हें इसमें कोई परेशानी या असुविधा नहीं होती? कक्षा के पिछले हिस्से में लड़के खुशी से हंसते हैं। अरे जाओ, सजा या जो भी हो, मुझे इसमें शामिल मत करो। मैं बिल्कुल भी अनाथ नहीं बनना चाहता, और भले ही यूंजा को बुरी तरह से बदनाम किया जा रहा हो, वह फिर भी अपनी शांति को बनाए रखता है, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। इस प्रकार वह उन सभी अफवाहों और बदमाशियों का सामना करता है जो उसके चारों ओर बहुत तेजी से फैल रही हैं। यहाँ यूंजा भी विनम्रता से जवाब देता है, धन्यवाद। हाँ यून अचानक उसका नाम पुकारती है। ली यूंजा, क्या तुम्हें पता है कि आज अंग्रेजी का टेस्ट है? इसे समय पर जमा करना मत भूलना। मुझे लगता है तुमने इसे नहीं जमा किया। वह हतलाकर कहता है, ठीक है। कोई पार्क हाँ यून को बुलाता है। वह जल्दी चली जाती है। महिला छात्राएं पूछती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ यून खुशी से कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी वह एक अच्छा इंसान है।
यूंजा ने राहत की सांस ली। स्कूल के बाद वह अकेले छत पर जाकर बैठ गया। ऐसा लगता है कि उसे मेरी अफवाहों के बारे में नहीं पता। यूंजा चुपके से हायून को देखता है। यह सही है, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति है, सभी उसे पसंद करते हैं। यह कैसा लगता होगा भीड़ के बीच में भी। इसका मतलब है कि वह किसी को दुखी नहीं करता, कम से कम कुछ घंटों के लिए, एक दिन। क्या मैं उसके जैसा बन सकता हूं? यूंजा हल्के से मुस्कुराता है। वह खुद से पूछता है, क्या आप ऐसे मुस्कुराते हैं? खुशी जल्दी चली जाती है। यूंजा का चेहरा उदास हो जाता है। वह सोचता है, यह विचार बेकार है, मुझे घर जाना है। वह उठने की कोशिश करता है। अचानक दीवार से एक ईंट गिरती है। यूंजा को चक्कर आते हैं। वह संतुलन खो देता है। वह दीवार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार में दरारें हैं, और इसी तरह यूंजा तेजी से नीचे गिरने लगता है। गिरते वक्त उसने आंखें मूंद लीं। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। यूंजा ने खुद से कहा, मैं ऐसा ही था। एक पल में ही वह दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। छात्र घबराहट में चिल्लाने लगते हैं, कोई गिर गया, कौन है ये? वह फर्श पर बेहोश पड़ा रहता है, लेकिन उसका मन अब भी साफ है। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया। अगर ऐसा है तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा? नहीं, शायद ऐसा ही बेहतर है। यहां अपनी आंखें बंद करते ही सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें चौड़ी करके खोलता है। क्या मैं अपनी आंखें क्यों खोल पा रहा हूं? मेरे हाथ कांप रहे हैं। यूंजा अत्यधिक उलझन में बैठ जाता है। मैं मरा नहीं, लेकिन फिर यह बहुत अजीब है। मैं यहां कैसे आया? यूंजा का चेहरा धीरे धीरे डर में बदल जाता है। पार्क हाउन भी इस अजीब दुनिया में दिखाई देती है। वह उसे अजीब नजरों से देखती है। अब तक शायद आपने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा। आपको मर जाना चाहिए था। यंग जे डर के मारे पीछे हट जाता है। क्या आप क्या कह रहे हैं? हायून सोच में पड़ जाती है और कहती है, भाग्य अभी भी जारी है। यह पहली बार है जब मैंने ऐसा देखा है। यंग जे थोड़ा शांत होता है और पार्क हायून को पुकारता है, कृपया जवाब दें, यह कहाँ है? आप यहाँ क्यों हैं? और आप मृत्यु और भाग्य के बारे में क्या कह रहे हैं? वह आदमी अस्पष्ट रूप से समझता है। क्या यह सब मेरे कारण हुआ? हायून अचानक अपने बोलने का तरीका बदल देती है। ज्यादा चिंता मत करो इंसान। मैं वह पार्क हायून नहीं हूँ जिसे आप जानते हैं। मैं आपके भाग्य की संरक्षक हूँ। इस अचेतन स्थान में मैं लंबे समय से आपके भाग्य की देखभाल कर रही हूँ। क्योंकि आपने अपने भाग्य को बदल दिया है, स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है, लेकिन यह ठीक है। अगली बार आपको निश्चित रूप से मरना होगा। बोलते हुए प्रबंधक यंग जे के सिर में कुछ संप्रेषित करता है। अजीब घटनाएं उसके दिमाग में आती हैं। अनाथालय के बंद होने से लेकर छात्रों और शिक्षकों के दर्द में रोने के दृश्य। तब से हर किसी का अपना रास्ता है। मुझे खुद से नफरत है। यह मेरी गलती है। यंग जे को लगता है कि वह सम्मोहित है। वह जमीन पर बैठ जाता है। वह पछतावे में रोता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सब बर्बाद कर दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ। यंग जे अपनी जान लेने वाला था। फिर वह अचानक जाग जाता है। वह अपने सिर को पकड़ता है और गहरी सांसें लेता है। यंग जे खाली निगाहों से देखता है। क्या यह एक सपना था? कुछ क्षण बाद अस्पताल के कमरे में बातें हो रही हैं। तो तुम स्कूल की छत से गिरे थे और उस ऊंचाई से सीधे कंक्रीट के फर्श पर गिरकर काफी खून भी बह गया था। मेरे पूरे डॉक्टर करियर में यह पहली बार है जब मैंने ऐसा मामला देखा है। परीक्षण के परिणाम सामान्य ही थे। चमत्कारिक रूप से बिना किसी चोट के। बहुत किस्मत वाले हो। निदान समाप्त करने के बाद डॉक्टर और बाकी सभी चले जाते हैं। प्रमुख चिंतित होकर पूछते हैं, यंग जे, क्या तुम सच में बिना किसी समस्या की छुट्टी पा सकते हो? वह मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। चोट गंभीर नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि परीक्षण के परिणाम सामान्य हैं। प्रमुख अभी भी चिंतित हैं। फिर भी तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यंग जे हंसते हुए कहते हैं, यह इसलिए है क्योंकि मैंने एक अजीब सपना देखा था। वह मन ही मन सोचते हैं, हाँ, मैंने सपना देखा था कि पार्क हेउन सामने आए। यह सिर्फ एक सपना है, फिर भी यह मुझे परेशान करता है। यंग जे प्रमुख को बुलाता है। वह उसे स्कूल की यूनिफॉर्म देती है और पूछती है, नर्सरी में कुछ खास हुआ? क्यों? वह तेजी से सिर हिलाता है, बिल्कुल नहीं। तभी एक अजनबी आता है। वह प्रमुख को बुलाता है। वह अचानक पूछती है, मिस सिह्योन, क्या हुआ? शिक्षक हिचकिचाते हुए कहती है, वह, क्या आप मुझसे एक पल के लिए बाहर बात कर सकते हैं? प्रमुख तुरंत समझ जाता है। ठीक है, पहले हम बाहर चलें। हॉलवे के बाहर मिस सिह्योन से पूरी कहानी सुनने के बाद प्रमुख थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या आपने कहा यंग जे म्यांग वू ग्रुप के प्रायोजकों को निर्देश देगा? कमरे में यंग जे अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा है। अप्रत्याशित रूप से वह दोनों के बीच की बातचीत सुन लेता है। म्यांग वू ग्रुप। प्रमुख चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। यंग जे को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है। वह ठीक नहीं लग रहा। क्या इसे टाल सकते हैं? मिस सिह्योन कहती हैं।
कंपनी यंग को भेजने पर अड़ी है। वे अनाथालय के लिए प्रायोजन की बात कर रहे हैं। मना करना मुश्किल है। प्रमुख केवल आह भरते हैं। यह सच में कठिन है। हमें क्या करना चाहिए? यंग जे का चेहरा अचानक बदल जाता है। मैंने इसे सपने में सुना था। क्या वह सपना सच था? उस क्षण जब प्रबंधक ने उसे सम्मोहित किया, दर्द लगातार आता रहा। उस समय यंग जे बस अपना सिर पकड़े बैठा था। वह कांप रहा था। यह क्या है? मैंने अभी क्या देखा? प्रबंधक समझाता है, यह नया भविष्य है, क्योंकि तुम मरे नहीं। अनाथालय गिर जाता है। बच्चे बिखर जाते हैं। उन्हें कठिन हालात में रहना पड़ता है। यह भविष्य है। बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाने से वे दुखी रहते हैं। तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। तुम ही इन सब के कारण हो। युनजे ने डरते हुए पूछा, आपने कहा कि इसका कारण मैं हूं? प्रबंधक ने दृढ़ता से कहा, हाँ, बिल्कुल। तुम प्रायोजक की पैंट पर गर्म कॉफी गिरा दोगे। वह प्रायोजक चेयरमैन का बेटा है। वह म्यंगवू समूह का निदेशक है। उसे अपने कपड़े खराब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह गुस्से में आकर सभी प्रयोजन बंद कर देगा। युनजे अविश्वास में कहता है, यह बेतुका है। एक छात्र के कॉफी गिराने से अनाथालय नहीं ढहेगा। प्रबंधक दिलचस्पी से कहता है, हाँ, बिल्कुल। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो यह दुर्भाग्य होता। लेकिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हारे साथ अजीब चीजें क्यों होती हैं? तुम्हारे आसपास के लोग क्यों चोटिल हो रहे हैं? वे हमेशा बीमार रहते हैं। उन्हें सिर्फ दुर्भाग्य मिलता है। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम दुर्भाग्य के निर्माता हो। नहीं, यह दुर्भाग्य का उत्पादक है। यह बहुत कुछ उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे लिए एक कप कॉफी गिरने से बड़े दुर्भाग्य की शुरुआत होने की संभावना 100% है। युनजे गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो। हाँ, बिल्कुल, मैं अभी छत से गिरा हूं। सिर में दर्द है। शायद मैं कोई अजीब सपना देख रहा हूं। शुरू से ही यह बिल्कुल सच नहीं है। मैनेजर शांति से कहता है, आह, क्या ऐसा है? मगर चाहे जितना इनकार करो, जो होना है वह होगा। युनजे ने पूछा, क्या भाग्य से बचा नहीं जा सकता? लेकिन आपने कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए था। मुझे चोट नहीं आई। तुमने कहा था कि मैंने किस्मत बदल दी। मैनेजर कुछ देर चुप रहता है। कुछ क्षणों बाद वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह ही भाग्य है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। युनजे आगे कहता है, यह अभी हो रहा है। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे। मैंने एक बार भाग्य को बदला है। तो अस्पताल के कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है। युनजे ने जोर से कहा, मैं इसे करूंगा। प्रिंसिपल ने युनजे की ओर खाली निगाहों से देखा। वह आत्मविश्वास से बोला, मैं प्रायोजक का मार्गदर्शन करूंगा। कृपया इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। इस बार मैं जरूर भाग्य बदल दूंगा। एक लग्जरी कार में मैनेजर अपने मालिक को प्रोत्साहित करता है, मैं समझता हूं कि आप असहज हैं, निदेशक। वैसे भी यह निर्देशक का पहला कार्यक्रम है। कृपया धैर्य रखें। जैसे ही एक अच्छी तस्वीर मिल जाएगी, यह समाप्त हो जाएगा। उपाध्यक्ष ने मुझसे लगातार कहा है कि सब कुछ ठीक से पूरा करूं। निर्देशक की आंखें ऊब चुकी थीं, मानो कह रही हों, यह तो मेरा भाई मुझे चिढ़ा रहा है। मैं केवल एक चीज पर ध्यान दूंगा। वह सभी फंडिंग को काट देना चाहता है। बेहोशी की स्थिति में प्रबंधक युनजे के निर्णय पर कंधे उचकाता है। कई लोगों ने आप जैसी बातें कही हैं, लेकिन अंत में उन्हें बिना कुछ बदले ही जीना पड़ता है। लेकिन आप कैसे सोचते हैं कि खुशी और दुर्भाग्य कैसे बनते हैं? लोग मानते हैं कि सभी चीजें, खुशी और दुर्भाग्य, कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित होती हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। यह सब आपकी वजह से है। वही कारक जो खुशी और दुर्भाग्य दोनों लाते हैं। लोग अपनी अलग अलग ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं। ये कारक उस ऊर्जा से चिपक जाते हैं, जैसे अविभाज्य चुंबक। मनुष्यों की ऊर्जा ही उनका भाग्य होती है। यह पहले से तय होता है। इसमें भाग्य प्रबंधक भी बदलाव नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्यपूर्ण तत्व जीवन भर आपके साथ रहेंगे। जब तक आप पुनर्जन्म नहीं लेते, ये दुर्भाग्यपूर्ण तत्व हैं। आप इन्हें अपने साथ लिए चल रहे हैं। युनजे डरते हुए चारों ओर देखता है। ये सभी चीजें मैं ही हूं। प्रबंधक एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अब तक कोई भी अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य से बच नहीं पाया है, और तुम तो बहुत सारी बुरी ऊर्जा के साथ हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम दुर्भाग्य से बच सकते हो? युनजे अभी भी अनाथालय में है। उस नियत कमरे में जाने से पहले वह गहरी सांस लेता है। उन्होंने कहा कि मैं बच नहीं सकता जब तक मैं किसी और के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेता। युनजे के दिमाग में एक विचार आता है, अगर ऐसा है तो मैं कोई और बन जाऊं। युनजे मुस्कान के साथ अंदर आता है। वह निर्देशक का स्वागत करता है। मेरा नाम ली युनजे है। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ा शिक्षक भी युनजे की सकारात्मक ऊर्जा से हैरान है। वह उसके कान में फुसफुसाई, युनजे, तुम अचानक ऐसे क्यों हो? वह मुस्कुराया और कहा, मैं आपको अनाथालय का परिचय दूंगा। कृपया हमारी मदद करें। प्रिंसिपल ने निर्देशक से कहा, हाँ,
अब से इस लड़के का मार्गदर्शन करें। चलो अब चलते हैं। निर्देशक ने अपना चेहरा मोड़ा और तिरस्कार किया। प्रिंसिपल भी इस कठिन स्थिति से हतप्रभ हैं। निर्देशक, हमें अब चलना चाहिए। युनजे अपने आप से सोचता है, तो ये वही है। अगर ये ली युनजे है तो इस व्यक्ति का चेहरा देखते ही मुझे इसे टालना चाहिए। ये बेतुका है, लेकिन हयून की छवि बार बार उसके दिमाग में आती रहती है। वर्तमान में मैं ली युनजे नहीं हूँ। उसकी हर मुस्कान और उसके गर्म तथा नाजुक कार्यों ने युनजे को एक बिल्कुल अलग सोच और दृष्टिकोण दिया है। अब मैं पार्क हायून हूँ, जो इस स्थिति में चुप नहीं बैठ सकता। युनजे अचानक निर्देशक से पूछता है, क्या आप बहुत थके हुए हैं? चूंकि आप इतने व्यस्त हैं और आपने अनाथालय के लिए समय निकाला है, मैं आपको सबसे छोटा रास्ता दिखाऊंगा। यह सुनकर निर्देशक भी रुचि लेने लगते हैं। आह, यह अब तक की सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। देखते हैं आप कितनी जल्दी समाप्त करेंगे, बच्चे। युनजे मुस्कुराया और उत्साहपूर्वक बोला, जी सर, आपका मार्गदर्शन करना खुशी की बात है। पीछे खड़े प्रबंधक सिर हिलाते हैं। वह छोटा बच्चा वाकई कुछ खास है। मोरहुन अनाथालय की ओर कट करें। पहली तस्वीरें खेल के मैदान पर ली जाती हैं। दीवार पर लटकी तस्वीरों को देखते हुए निर्देशक आलोचना करते हैं। ये क्या है? ये बहुत अपरिपक्व लग रही हैं। युनजे तुरंत समझाता है, ये यहाँ के बच्चे हैं। निर्देशक असंतुष्ट होकर चारों ओर देखते हैं। यहाँ इतनी बदबू क्यों है? युनजे जल्दी से कहता है, यह मेरा कमरा है। यहाँ हम पढ़ाई करते हैं। फोटोग्राफर संतोष से मुस्कुराता है। वह प्रबंधक को पुकारता है, मिस्टर सेक्रेटरी, हम यहाँ खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर प्रबंधक चौंक जाते हैं। हाँ, अभी भी बहुत समय है। फोटोग्राफर खुशी से कहता है, मैंने पर्याप्त तस्वीरें खींचनी हैं। वह बच्चा वाकई में प्रतिभाशाली है। हमें केवल अच्छी तस्वीरों वाले स्थानों को चुनना है। लगभग सभी तस्वीरें रखी जा सकती हैं। यह सच है। अध्यक्ष शायद ही निर्देशक किम मिन ह्योक को इतना संतुष्ट देखते हैं। उस बच्चे के बारे में बात करें। वह हमेशा निर्देशक की पसंद के विषय चुनता है। वह साधारण बच्चा नहीं है। कार्यक्रम खत्म हो गया। मिन ह्योक के कान में प्रबंधक कहते हैं, निर्देशक, तस्वीरें काफी हैं। क्या हम यहाँ समाप्त कर सकते हैं? आपका क्या विचार है? मिन ह्योक ने पूछा। यह खत्म हो गया? मुझे कुछ करने का समय नहीं मिला। आपने कितनी तस्वीरें खींची हैं? अचानक निर्देशक को कुछ एहसास होता है। युनजे की बातें उनके दिमाग में वापस आने लगती हैं। मैं आपको बिना किसी परेशानी के सबसे सरल रास्ता दिखाऊंगा। मिन ह्योक ने चुपके से युनजे की ओर देखा। वो बच्चा मुझे ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। निर्देशक गुस्से में दांत पीसते हैं। प्रबंधक भी भ्रमित है। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? उसका चेहरा बैंगनी हो रहा है। रुको, वह अभिव्यक्ति, क्या यह हो सकता है? नहीं, निर्देशक किम, ऐसा मत करो। मिन ह्योक फिर कहते हैं, अरे बच्चे, और हंसते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास आत्मसम्मान नहीं है? अनाथालय से आने के बाद तुम सफल नहीं हो पाओगे। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बस हार मान लो। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई जीवनयापन का तरीका नहीं है। तुम्हें लोगों की चापलूसी आती है। सेवा कार्यकर्ता बनना तुम्हारे लिए सही है। प्रबंधक ने सिर पकड़ लिया। वह फिर से शुरू हो गया, अपनी सारी शर्मिंदगी उस बच्चे पर मत निकालो। युनजे धीरे धीरे निर्देशक के चेहरे की ओर मुड़ते हैं। फिर सीधे उनसे पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कहेंगे? यहाँ हमने कभी भूखा नहीं रहा। हम स्वस्थ हैं। हमें प्यार और देखभाल मिल रही है। मैं जरूरी चीजें सीख रहा हूँ। मैं खुशी से पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे शर्मिंदगी नहीं है। मैं सम्मान के साथ बढ़ रहा हूँ। मेरे पास कोई कारण नहीं है। उन शब्दों से मिन ह्योक का गुस्सा बढ़ जाता है। क्या तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? तुमने कभी एक बात कहने और 10 तर्क देने की कला सीखी। यंगजे शांति से जवाब देता है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। निर्देशक, हम आज जिस तरह से जी रहे हैं वह सब आपके प्रायोजन की वजह से है। बाहर खड़े सभी लोग लगातार चिंतित हैं। निर्देशक बच्चों की परीक्षा ले रहे थे क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या बच्चे शर्मिंदा होते हैं। यही उनकी उम्मीद थी। यंगजे मुस्कुराता है। वह कहता है, मेरा सपना है आपके जैसा बनना, निर्देशक। इसके लिए मुझे पहले खूब पढ़ना होगा ताकि भविष्य में नौकरी मिल सके। यह सुनकर मिन ह्योक शर्मिंदा हो जाता है। उसके कान लाल हो जाते हैं। वह जोर से हंसता है और पूछता है, तुम सोचते हो कि कंपनी में काम करके निर्देशक बन सकते हो? यंगजे तुरंत जवाब देता है, मुझे पता है, लेकिन आपने कहा था बड़ी सपने देखो। प्रबंधक भी हैरान रह जाता है। यह निर्णायक प्रहार है। निर्देशक किम उस चेहरे के सामने गुस्सा नहीं कर सकते। यंगजे सोचते हुए कहता है, आप थके होंगे, थोड़ा आराम कर लें। मिन ह्योक उदास होकर मुड़ जाता है और चला जाता है। ठीक है, रास्ता दिखाओ। यंगजे राहत की सांस लेता है। वह खतरनाक था। ली यंगजे लगभग सामने आ ही गया था। स्वागत कक्ष के अंदर मिन ह्योक यंगजे को सलाह देता है, वैसे भी हार मत मानो यंगजे, अब तुम कुछ कर सकते हो। बस तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए। मेरे पिता ने भी थोड़ी मदद की थी,
लेकिन मैं अपनी क्षमता से इस स्थिति को बनाए रख सका। यंगजे ध्यान से सुनता है। निर्देशक किम का समर्थन प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हैं। कृपया एक क्षण रुकें, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। यंगजे चौंक जाता है। वह समझता है कि समय हो गया है। बस थोड़ा और, मैं इसे पूरा कर लूंगा। शिक्षक कॉफी लाने वाले हैं। यंगजे को प्रबंधक की बात याद आती है। तुमने प्रायोजक पर गर्म कॉफी गिरा दी थी। वह डर जाता है। उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने खूब मेहनत की है। मैं परिणाम से नहीं बच सकता। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं निर्देशक से कहूं कि वे खुद कॉफी लाए तो मुझे अनादर के लिए डांट पड़ देगी। अगर मैं सुश्री सिह्यून कॉफी लाओ, नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। मुझे खुद ले जाना होगा। थोड़ी सद्भावना से निर्देशक खुश होंगे या नहीं, पता नहीं। उन्होंने हाल ही में मुझसे मुलाकात की है। मैं अनिश्चित जोखिम पर भविष्य नहीं दांव पर लगा सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा। यंगजे अपनी मुट्ठी कसते हैं। वह निर्णय लेते हैं। ठीक है, मैं जानबूझकर सिह्यून से टकराऊंगा। जब वह आएंगी, सारी कॉफी अपने ऊपर गिरा लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो दुर्भाग्य से सभी को बचा सकता हूं। सिह्यून की आवाज गूंजती है। मैंने आपको इंतजार कराया। उसके कदमों की आवाज और स्पष्ट हो जाती है। यंगजे अपनी आंखें बंद कर सोचते हैं। मुझे अच्छा करना है। मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए। वह जल्दी से उसे रोकने दौड़ते हैं। यंगजे यह देखकर चौंक जाते हैं कि सिह्यून ने जो पेय बनाया है वह कॉफी नहीं है। इन दिनों मौसम गर्म हो रहा है, इसलिए मैंने ठंडा पानी तैयार किया। आपका क्या विचार है? मिन ह्योक पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। वह संतुष्ट दिखते हैं। आप सच में बहुत विचारशील हैं, इसलिए मैं इसे आनंद से पीऊंगा। यंगजे ने भी एक गिलास लिया। सचिव, आप भी पिएं। मौसम अब और भी गर्म हो रहा है। यंगजे इस अप्रत्याशित स्थिति में चौंक कर खड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? द्वार समाप्त हो गया है। प्रिंसिपल खुशी से अलविदा कहते हैं। मिन ह्योक गर्मजोशी से धन्यवाद कहते हैं। कोई बात नहीं, सबसे मिलते हैं। वह छोटा बच्चा प्यारा है। अगर अनाथालय को कुछ चाहिए, हमारी कंपनी से संपर्क करें। यंगजे वहीं खड़े हैं। उनका दिमाग खाली है। सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। वह घटना नहीं हुई। फोटोग्राफर यंगजे से बात करने के लिए मुड़ता है। अरे बच्चे, तुम्हारा नाम यंगजे है, सही? मैं किम जून बॉम हूँ। यंगजे हाथ में बिजनेस कार्ड लिए उलझन भरे भाव के साथ खड़े हैं। तुम मुझे यह क्यों दे रहे हो? जून बॉम अचानक प्रस्ताव रखते हैं। मुझे आश्चर्य है। क्या तुम एक बच्चे के रूप में? फिल्म क्रू पर कट। दोनों अभिनेता अपने किरदारों में हैं। ओप्पा, प्लीज, मैंने सिर्फ आपसे पता लगाने के लिए कहा था। क्या एक छोटी सी रिक्वेस्ट स्वीकार करना इतना मुश्किल है? अगर कुछ हुआ तो हमारी क्लास। पुरुष अभिनेता थकान से अपना चेहरा पकड़ता है। अरे किम जू योन, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम बहुत शोर मचाते हो, है ना? उसका चेहरा भयानक हो जाता है। निर्देशक जूहान कट की घोषणा करते हैं। अभी का दृश्य बहुत अच्छा था। अभिनेता जंग ह्यून की प्रसिद्धि का कारण स्पष्ट है। वह विनम्रता से हंसते हैं। यह कुछ भी नहीं है। यह सब जूहान के निर्देशन का नतीजा है। अचानक जून बियोम आते हैं। वह निर्देशक को पुकारते हैं। क्या आपके पास थोड़ा समय है? जूहान पूछते हैं। क्या बात है? जून बियोम कहते हैं। मैं उस अतिरिक्त भूमिका पर बात करना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने बताया था। मुझे लगता है मैंने एक बाल अभिनेता खोज लिया है। आपका क्या विचार है? जूहान असहज हो गए। मैंने कई बार बताया है, मैं स्टूडियो में ही हायर करूंगा। क्या आपने नहीं सुना? जून बियोम फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। ओह नहीं, मैंने सुना था कि आपने कहा था कि बाल अभिनेता में स्वाभाविकता नहीं है, सही? उनके शब्द जूहान को और भी गुस्सा दिलाते हैं। आपको पता है, अब क्यों पूछ रहे हो? जून बियोम केवल बार बार माफी मांग सकते हैं। जंग ह्यून बैठता है और वह बातें ध्यान से सुनने लगता है। हे भगवान, फिर से शोर हो रहा है। जून बियोम अभी भी रुके रहते हैं और जोड़ते हैं। लेकिन यह बच्चा भी एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र है। कोई अभिनय अनुभव नहीं है और दिखावट वास्तव में उपयुक्त है। इसे ढूंढना मुश्किल था। कम से कम आपको इसे एक बार देखना चाहिए। जूहान उसकी जिद के सामने बेबस है। सच में, यह सिर्फ एक सहायक भूमिका है। जैसे ही वह युंजे की फोटो देखता है, निर्देशक का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत जून बियोम के हाथ से फोन छीन लेता है। रुको, मुझे दिखाओ। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद जूहान निर्णय लेते हैं। अरे सहायक निर्देशक, उस बच्चे को तुरंत यहाँ लाओ। जंग ह्यून भी अचानक हुए इस बदलाव से काफी हैरान है, क्योंकि निर्देशक किम जूहान ने अपनी जिद्दी निर्णय को बदल दिया है और वह भी काफी जिज्ञासु हैं। कौन है? अनिश्चित स्थान के अंदर युंजे को भाग्य प्रबंधक द्वारा जमीन पर जोर से दबाया जाता है। वह गुस्से में उससे पूछता है, अब तुम क्या कर रहे हो? चाहे युंजे कितनी भी कोशिश करे, वह सामना करने में असफल रहता है। प्रबंधक गुस्से से कांपते हुए उससे आखिरी बार पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या सभी दुर्भाग्य पूरी तरह समाप्त हो गए हैं, सही?
युंजे उस व्यक्ति को खाली निगाहों से देखता है। क्या तुमने कहा था कि सभी दुर्भाग्य गायब हो गए हैं, जैसे पिछली बार मौत से बचना? प्रबंधक चुपचाप खड़ा होकर विश्लेषण करता है। उस समय थोड़ा अलग था। उस समय तुमने खतरे से बच निकले, जैसे मेरी वजह से। छत से गिरने से ठीक पहले दुर्भाग्य अजीब तरह से मुड़ गया था। उस समय मैंने तुम्हारे दुर्भाग्य को खत्म कर दिया था, जिससे तुम बच गए। पहले ऐसा नहीं कर पाता। यह अजीब है कि उस पल में मैं ऐसा कर सका, लेकिन ऐसा फिर नहीं हो सकता। मैंने सोचा तुम्हारे भाग्य बदलने की बात बेकार है। वह अपने दांत भींचता है, आगे बोलने में हिचकिचाता है। मैंने ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैं गलत था, इंसान नहीं। तुम सच में वही हो जो दुर्भाग्य से बच निकलता है। भाग्य प्रबंधक की आंखें चमक उठती हैं, जैसे वह युंजे से प्रभावित हो। तुमने यह कैसे किया? दुर्भाग्य अचानक कैसे गायब हो गया, मुझे बताओ। युंजे शांतिपूर्वक कहते हैं, एक पल रुको। वह चुपचाप खड़े होकर सोचते हैं। दुर्भाग्य अचानक कैसे गायब हो गया? क्या ऐसा संभव है? युंजे प्रबंधक से सवाल पूछने लगते हैं। क्या आपको याद है यह कब गायब हुआ? वह तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण इंसान से कुछ कहा था। उस समय आप ऐसे मुस्कुराए थे। उसके वर्णन से युंजे धीरे धीरे याद करने लगते हैं। प्रबंधक अभी भी सोचता है, दुर्भाग्य स्वाभाविक रूप से नियत होता है। यह आसानी से नहीं जाता। क्यों यह गायब हो गया? युंजे अनजाने में जोर से हंस पड़ते हैं। शायद इसका आधा हिस्सा जुए जैसा था, लेकिन यह सही। मेरा मतलब है, बुरा भाग्य क्यों नहीं हुआ? यंगजे कहता है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पार्क हेउन बन गया था। तो ऐसा ही था। प्रबंधक पार्क हेउन का नाम सुनकर डर जाता है। यंगजे समझाता है, आपने कहा था जब तक आप किसी और रूप में नहीं जन्म लेते, मैं बुरे भाग्य से नहीं बच सकता। यह वाक्य याद आया। मैंने पार्क हेउन होने का नाटक किया। शायद यही सही था। वह और भी स्तब्ध हो गया। उस वाक्य को सुनकर आपने समझ लिया। आपको किसी और की तरह पेश आना है। यंगजे नई जानकारी देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। छत से गिरने से पहले मैंने हेउन की मुस्कान की नकल की। प्रबंधक मुस्कुराता है और फिर से पूछता है, यह ठीक है? यह बहुत ही रोचक है। वह उत्साह में उछलता है। क्या यह वास्तव में सच है? क्या आप निश्चित हैं? यंगजे ने पूछा। अभी तक निश्चित नहीं हूं, लेकिन। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसे जून वॉन्ग का प्रस्ताव याद आया। क्या आप बाल अभिनेता बनने की कोशिश करना चाहते हैं? यंगजे खाली चेहरा बनाकर पूछता है। हूं? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वह अजीबता से कहता है, नहीं, गलत मत समझो। मैं अजीब व्यक्ति नहीं हूं। आज मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रहा हूं। मैं एक टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी में सहायक निदेशक हूं। इन दिनों मैं बाल अभिनेताओं की तलाश में हूं। मुझे लगता है यह भूमिका आपके लिए सही है। यंगजे चिंतित होकर कहता है, मैंने कभी अभिनय नहीं किया। जून बॉम्ब तुरंत कहता है, चिंता मत करो, यह तो और भी अच्छा है। सारांश में, यदि आप इसे करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। यह प्रस्ताव यंगजे को सोच में डाल देता है, लेकिन आखिरकार वह फैसला करता है। ठीक समय पर एक अच्छा अवसर है। प्रबंधक यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि वह क्या है। क्या तुम सुनिश्चित हो? यंगजे ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता चलेगा जब तुम कोशिश करोगे। सीहियोन दरवाजा खटखटाती है। यंगजे, चलने का समय हो गया है। हमें अब जाना होगा। फिल्मांकन के लिए देर न हो। अगर तुम बाहर नहीं आए, मैं अंदर आ जाऊंगी। काफी देर पुकारा, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। मिस सीहियोन को दरवाजा खोलना पड़ा। अचंभे की बात है, कमरा बिल्कुल खाली है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। यंगजे, वह बच्चा आखिर कहाँ गया? बस के अंदर कट करें। यंगजे एक कोने में बैठा है, खिड़की से बाहर सड़कों को देख रहा है। सेट पर कई लोग और मशीनें हैं। यह बुरा भाग्य मिलने का आदर्श माहौल है। मुझे पहले जांचना होगा। मुझे इसे बिना जोखिम के अच्छी तरह करना होगा। तो अब मैं किसका पीछा करूं? अचानक एक चीख सुनाई दी। इससे यंगजे का ध्यान खींचा। तुम बहुत छोटे दिल के हो। तुमने कहा था, मेरी बारी है। बड़ा भाई गेम कंसोल उठाता है। वह कहता है, नहीं, मुझे यह तरीका पसंद है। अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम भी अपनी पॉकेट मनी बचाकर गेम कंसोल खरीद लो। छोटा भाई गुस्से में धमकी देता है, मैं सच में मां को बताऊंगा। पीछे बैठे अंकल याद दिलाते हैं, क्या तुम चुप रह सकते हो? सार्वजनिक स्थल पर चिल्लाओ मत। छोटा भाई कांपते हुए माफी मांगता है। वह इतना नाराज है कि रो पड़ता है, जबकि बड़ा भाई लगातार उसे चिढ़ाता रहता है। देखा, मैंने कहा था कि चुप रहो। छोटा भाई अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और बोल पड़ता है, तुम बहुत कंजूस हो। कुछ समय बाद घोषणा होती है कि अगला स्टॉप डोसोंग पार्क है। यंगजे बस से थोड़े भ्रमित होकर उतरता है। डोसोंग पार्क फिल्मांकन स्थान है। अचानक कहीं से एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और यंगजे से टकरा जाता है। एक मिनट रुको, मुझे जाने दो, क्योंकि स्टूडियो के अंदर हर कोई बहुत परेशान है। जल्दी करो और बताओ, किसके पास बाकी बैटरी है? क्या लाइटिंग सेट हो गई है? एक और व्यक्ति गलती से यंगजे से टकरा जाता है। मेरे पास है।
जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला होता है वह एक और आदमी से टकरा जाता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है यंगजे तुरंत माफी मांगता है। जुंग ह्यून सोचता है, क्या यह वही बाल अभिनेता है जो आज शूटिंग कर रहा है? मैं ली जुंग ह्यून हूँ और मैं आपका सह कलाकार हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं ली यंगजे हूँ। जुंग ह्यून जोर से हंसता है और उससे कहता है, यहाँ बहुत अफरा तफरी है ना? पहले अंदर चलें। इस तरफ। यंगजे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह दृश्य देखकर वह चकित रह गया। यह उसका पहला अनुभव था इतने पेशेवर स्टूडियो का। जंग ह्यून बातचीत की शुरुआत करते हैं। वे युनजे से बात करते हैं, तो तुमने खुद ही स्टूडियो आने का निर्णय लिया? युनजे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, सब कुछ तेजी से हो रहा है। जंग ह्यून मुस्कुराते हैं। वह कहते हैं, आराम से चर्चा कर सकते हो। अकेले आने का विचार अच्छा है। क्या तुमने पहले कभी ऐसा दृश्य किया है? युनजे संक्षेप में कहते हैं, नहीं, यह पहली बार है। जंग ह्यून भी काफी हैरान है। तो मैं युनजे के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। युनजे थोड़ी झिझक के साथ जवाब देते हैं, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बार यहाँ हूँ। जंग ह्यून मजबूरी में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, मुझे लगा कि बातचीत सहज होगी। वह नर्वस नहीं है, बल्कि काफी अंतर्मुखी है। इस बार भूमिका को सक्रिय होना चाहिए, लेकिन यह छवि के अनुकूल नहीं है। वह कैमरे के सामने शर्मीला होगा। यह फिल्मांकन कठिन है। जून बियोम जल्दी से आते हैं। युनजे, तुम यहाँ हो। देर के लिए माफी चाहता हूँ। तो तुम अभिनेता जंग ह्यून के साथ हो। मुझे पहले ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं है। जून बियोम युनजे को एक किताब देते हैं। क्या तुम्हें स्क्रिप्ट मिली? यहाँ पंक्तियां छोटी हैं, इसीलिए इसे अभी जल्दी से देख लेना ठीक है। ज्यादा दबाव मत लो, बस आराम से रहो। हमें जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, चलो। वह भी युनजे को बुलाने के लिए मुड़ता है। अरे चलो। युनजे गंभीर और चिंतित चेहरे के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। जंग ह्यून उन्हें ध्यान से देखते रहते हैं। फिल्मांकन स्थल पर कट होता है। निर्देशक जोहान गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। तुम युनजे हो? मैं किम जोहान हूँ, इस कहानी का मुख्य निर्देशक। युनजे डरते हुए हाथ मिलाते हैं। आह, हेलो। जोहान मुस्कुराते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यह तुम्हारा पहला फिल्मांकन है, सही? लेकिन बहुत नर्वस मत हो, बस आराम करो। दूर खड़ा कर्मचारी सोचता है, यह सज्जन हमेशा मौके पर ही भर्ती करना चाहते हैं। उन्होंने अचानक इतनी अनियमितता क्यों दिखा दी? हालांकि जून बेम खुशी से बोले, लेकिन फिर भी वह जंग ह्यून के साथ ठीक बैठते हैं। सही, मौके पर भर्ती से सुंदर दृश्य पाना मुश्किल है, कर्मचारी ने कहा। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा लगता है कि वह सफल नहीं होंगे। जून बेम मजबूरी में मुस्कुराते हैं। अगर वह अभिनय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, निर्देशक खूबसूरती से फिल्मांकन करेंगे। जोहान फिल्म क्रू को बताते हैं, यह दृश्य मुख्य पात्र जू वॉन के विवाद के बाद की कहानी है। वह हमेशा अपनी बहन से प्यार करते हैं। छोटी बहन नई शिक्षिका है। वह स्कूल में भ्रष्टाचार उजागर कर रही है। जो वॉन को खतरा लगता है। वह उसे रोकना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। वह झुंझलाहट में है। बच्चा मासूमियत से बात करने आता है। निर्देशक दोनों को सावधानी से निर्देश देते हैं। मैं जंग ह्यून से साफ नाराजगी दिखाने को कहता हूँ, वह बस गुस्से में है। युनजे, इतना चौंकिए मत। समझ गया। जंग ह्यून को देखकर आश्चर्य होता है कि युनजे का रवैया बदल गया है और उनका चेहरा अब काफी उज्ज्वल दिख रहा है। मैं समझ गया। उनका चेहरा एक चमकदार आभा छोड़ता है, जिससे जंग ह्यून स्थिर हो जाते हैं। निर्देशक जोहान संतोष से कहते हैं, ऐसी ही चमक चाहिए। अब तैयार हो जाइए। जंग ह्यून हल्की मुस्कान देते हैं। मैं गलत था। इस फिल्मांकन के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। जोहान ध्यान से कहते हैं, दृश्य 27, टेक 1। अभिनय के लिए तैयार हो जाइए। जंग ह्यून जल्दी से अपने किरदार में डूब जाते हैं। वह एक आह भरते हैं और कुर्सी की ओर बढ़ते हैं। वह बच्ची किम जू योन, मैंने उसे पाला और उसे एक शिक्षक बनाया। आप बार बार ऐसी बदनाम चीजें क्यों लाते हैं? यूनजे दूर से दौड़ते हुए आते हैं और पुकारते हैं, अंकल, क्या यह आपकी गेंद है? बोलते समय उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती है। निर्देशक और बाहर के सभी लोग बहुत नर्वस हैं। जू वॉन ने कहा, नहीं। यूनजे ने पूछा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं? मैं इसे वापस कर दूंगा। जू वॉन छिड़कर बोले, यह लो, मुझे परेशान मत करो, दूर हो जाओ। यूनजे डर से कांप रहा है। जून बियोम यूनजे की अभिनय क्षमता से हैरान है। मैंने उसे सिर्फ उसकी छवि के आधार पर लिया था। वह उम्मीद से बेहतर है। शायद उसका स्वाभाविक व्यक्तित्व अन्य बाल कलाकारों से अधिक स्वाभाविक लगता है, क्योंकि संवाद खत्म हो चुके हैं। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो यह जल्दी ठीक हो सकता है। यूनजे निराश होकर चला जाता है। वह जुवोंग की ओर मुड़कर कहने से नहीं चूकता, तुम कंजूस हो। यूनजे के शब्द पूरे स्टूडियो को चौंका देते हैं। यहाँ तक कि जून बियोम, निर्देशक जुहान और मुख्य अभिनेता जंग ह्यून भी इसे नहीं भांप सके।
पुरुष अभिनेता बहुत हैरान है। ये स्क्रिप्ट में ऐसी कोई पंक्ति नहीं है। निर्देशक जूहान भी इस अप्रत्याशित स्थिति के सामने चिंतन में पड़ जाते हैं। वह आगे की योजना बनाते हुए आगे की ओर घूरते हैं। हर कोई जोर जोर से चर्चा करने लगता है। वो लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी, है ना? सहायक निर्देशक चिंतित होकर कहते हैं, यह बुरा है। निर्देशक को पसंद नहीं कि सहायक अभिनेता अपनी तरफ से लाइन जोड़े। जूहान कुछ नहीं कहते, बस देखते रहते हैं। सबकी नजरें उन दोनों पर हैं। जंग ह्यून भी लड़के की क्षमता से हैरान है। क्या वह सिर्फ मुझे देखता है? अब ऐसा है तो? जंग ह्यून मुस्कुराते हैं। तुम कंजूस हो। वह गेंद को मजबूती से पकड़ते हैं और दांत भींचते हैं। तुम क्या कह रहे हो, छोटे बच्चे? यून जे थोड़े झिझकते हैं। जंग ह्यून ने कहा, यह मेरी गेंद नहीं है। मैं इसे नहीं दे सकता। यह मेरी गेंद नहीं है। अगर मैंने दी और तुमने तोड़ दी तो मैं क्या करूंगा? तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे। कंजूस कहते हो? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, फिर भी बोलते हो। तुम और मेरी छोटी बहन बिल्कुल एक जैसे हो। यून जे नाराज होकर मना कर देते हैं। जोर से कहते हैं, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। तुम भी वो हो जो अपने छोटे भाई को गेम कंसोल उधार नहीं देते, है ना? मेरा भाई भी ऐसा ही है। जंग ह्यून घबरा जाते हैं। कुछ देर के लिए जम जाते हैं। यून जे जंग ह्यून के पास बैठते हैं। वह सहजता से कहते हैं, आप अच्छी चीजें खुद के लिए रखते हैं। आप मुझे गेम कंसोल उधार नहीं देते। लड़के की इस हरकत से जंग ह्यून हैरान हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यून जे कहते हैं, तुम भी अच्छी चीजें अपने लिए ही रखते हो। तुम ही उनका उपयोग करते हो, है ना? इसलिए तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें कंजूस कहा। जंग ह्यून लड़के को हताश होकर दूर हटाते हैं। ठीक है, दूर हो जाओ, तुम बहुत बोलते हो। यून जे तुरंत जवाब देते हैं, सच में तुम और ज्यादा बोलते हो। यून जे अचानक भविष्य की बात करने लगते हैं। भविष्य में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने भाई से बेहतर गेम कंसोल खरीदूंगा और उसे कभी उधार नहीं दूंगा। जंग ह्यून सिर हिलाते हैं, कहते हैं, ऐसा ही करो। फिर यून कुछ कहते हैं। जंग ह्यून चौंक जाते हैं। इसलिए देर से पहले अपने छोटे भाई को गेम कंसोल दे दो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। जूहान चुपचाप देख रहे थे। फिर उन्होंने कट कहा। दोनों तुरंत अपने किरदारों से बाहर आ गए। यून जे को याद आता है कि वह शूटिंग कर रहा है। वह आसपास के भारी माहौल को देखकर अचानक डर जाता है। मैं बर्बाद हो गया, मैं खो गया था। वह माफी मांगता है। निर्देशक उसकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा। यह प्रतिक्रिया उसके अनुमान के विपरीत है और सभी को चौंका देती है। यून जे को विश्वास नहीं होता कि उसकी प्रशंसा हुई। उसने क्या कहा? अचानक एक जोड़ी हाथ उसे उठा लेते हैं। जंग ह्यून उसे उत्साह से उठाते हैं। हमने अच्छा किया, यून जे। तुम्हें अभिनेता बनना ही चाहिए। यून जे घबरा जाता है। यह सब कैसे हुआ? जूहान की प्रशंसा के बाद सभी का रवैया बेहतर हो गया है। सभी ने यूएन जे की तारीफ की। वह पूरी तरह से डूबे हुए थे। जंग ह्यून यून जे को नीचे रखते हैं। वे पूछते हैं, निर्देशक, क्या हम यहाँ खत्म कर सकते हैं? जूहान कहते हैं, नहीं, एक बार और नहीं। बस इसी तरह की लाइनें जोड़ते रहो। बच्चे अभिनेता के लिए एक और दृश्य फिल्माओ। जंग ह्यून और यून जे जूहान को देखते हैं। जंग ह्यून फिर यून जे को उठाते हैं। वह लड़के के लिए खुश हैं। वाह, अतिरिक्त दृश्य। यून जे, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। जूहान ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वे आज फिल्मांकन खत्म होते ही लड़के के अभिभावक से संपर्क करेंगे। लेखक को उस बच्चे से मिलना चाहिए। फिल्मांकन खत्म हो गया है। यंग जे चुप है। सब लोग सामान पैक कर रहे हैं। अचानक उसके कान में एक आवाज गूंजती है, फिल्म सेट का माहौल बहुत अच्छा है। यंग जे मुड़कर देखता है। अरे, यह जंग ह्यून है। याद है, मैंने कहा था मुझे यंग कहो। फिल्मांकन सबने आनंद लिया। मुझे भी अभिनय में खुशी मिली। यह यंग जे के अच्छे प्रदर्शन से हुआ। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। जंग ह्यून उदास होकर कहता है। यंग जे केवल धन्यवाद कहता है, फिर यह मानने से इनकार करता है कि वह एक अभिनेता है। इसी समय कोई उसका नाम पुकारता है, ली यंग जे। ली सिह्यून तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। गलती से लोगों से टकरा जाती है। वह केवल माफी मांग पाती है। उसकी उपस्थिति यंग जे को हैरान कर देती है। ली सिह्यून, तुम यहाँ क्यों आई? वह जल्दी से जंग ह्यून को अलविदा कहता है। मुझे जाना होगा। आज के लिए धन्यवाद। जंग ह्यून यंग जे को रोकता है और सुझाव देता है, आइए अगली बार एक आधिकारिक तरीके से साथ में अभिनय करें। फिर वह उसे अलविदा कहता है। यंग जे हैरान हो जाता है। आधिकारिक तरीके से? सहायक निर्देशक यंग जे के पास से गुजरे। फिल्मांकन खत्म हुआ। पूरे दिन की मेहनत लगी। इसमें काफी समय भी लगा। अब मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी है। वह सीटी बजाते हुए चलता है। फिर यंग जे के बारे में सोचता है। वह पहले बाल अभिनेता था। वह काफी परिचित लगता है। मैंने उसे पहले कहीं देखा है। सिह्यून बिना एक शब्द कहे यंग जे को मठ में वापस ले जाती है। सिह्यून का चेहरा गुस्से में है। यंग जे दुखी हो जाता है। उसे नहीं समझ आता कि उसने क्या गलत किया। वह फिल्म सेट तक क्यों आई? आमतौर पर मेरे पास रहना असहज होता है और उसकी टांग भी ठीक नहीं है, जिसे देखकर सिह्यून अचानक पूछती है,
तुम ऐसे क्यों हो? यंगजे उसकी ओर देखकर अनजाने में पूछता है। जी? सेह्यून अचानक मुड़कर उससे सवाल करती है। तुम बिना संरक्षक के अकेले फिल्म सेट पर क्यों गए? ओह, यही बात है। यंगजे ने कहा, मैंने संरक्षक के बारे में नहीं सोचा, मैं अकेले जाने का आदी हूं। उसकी बात सेह्यून को नाखुश कर देती है। फिर भी यह अनुमति नहीं है। वह उसे डांटने वाली है, लेकिन हेडनन जल्दी से आकर रोक देती है। यंगजे, तुम यहाँ हो? सेह्यून पूछता है। हेडनन, क्या बात है? अरे, इतनी जल्दी में क्यों हो? वह हाँफ रही है, बताने की कोशिश कर रही है। पहले कोई किम जोहान हमसे संपर्क किया था। निर्देशक फिर से फिल्मांकन नहीं चाहते, बल्कि एक अतिरिक्त दृश्य शूट करना चाहते हैं जो स्क्रिप्ट में शामिल नहीं है। फिर से नहीं, एक नया दृश्य फिल्माना है। यह स्क्रिप्ट में नहीं था। फिल्मांकन श्मशान में है। यंगजे स्तब्ध है। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। सेह्यून भी कुछ अलग नहीं है और पूछती है, श्मशान गृह? वह यंगजे की ओर मुड़कर देखती है। वह सेह्यून की ओर देखता है। सेह्यून साफ मना कर देती है। नहीं, यंगजे। वह अतिरिक्त दृश्य स्वीकार नहीं करती। सेह्यून सहमत नहीं होती, लेकिन हेडनन विपरीत होती है। ली, फैसला यंगजे पर है। सेह्यून सहमत नहीं होती और बहस करने मुड़ती है। उसे बीच में रोक दिया जाता है। यह यंगजे पर निर्भर करता है। कृपया रुकें। फिर वह यंगजे की राय पूछती है। क्या तुम इसे करना चाहते हो, यंगजे? सेह्यून उसे नाखुशी से देखती है। यंगजे हिचकिचाता है। फिल्मांकन में भाग लेना मेरे लिए एक प्रयास है कि क्या मैं अभिनय से बच सकता हूं। यह योजना सुनकर वह उत्साहित हो गया और सहमत हो गया। प्रयोग, हाँ, यह मजेदार लगता है। इस हफ्ते के दुर्भाग्य की भविष्यवाणी शुरू करना। लेकिन उस धुंधले व्यक्ति द्वारा बताई गई आपदाएं नहीं हुई। मेरा प्रयोग सफल रहा। और फिर यंगजे को सीनियर ली जोंग ह्यून से प्रशंसा मिलती है। आओ फिर से अभिनय करें, जब तुम अभिनेता बन जाओगे। यंगजे सहमत है। मैं जाऊंगा, मैं वह दृश्य फिल्माना चाहता हूं। सेह्यून सहमति में आह भरती है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वह अगली फिल्मांकन स्थान पर जाएगी। वह मना नहीं कर सकता। फिर मुड़ता है और चला जाता है। मुख्य नन उसे पुकारती है, ली। वह घर के अंदर भागती है, थोड़ी देर खोजती है, फिर उसे पाती है। सेह्यून उदास होकर एक कोने में खड़ी होती है। मुख्य नन पुकारती है, सेह्यून, क्या यह फिल्मांकन की जगह की वजह से है या कुछ और? कोई सेह्यून को नहीं समझा पाता। साल बीत गए। युनजे अब बड़ा है, वह ठीक होगा। लेकिन सब व्यर्थ है। वह सांत्वना ठुकरा देती है। वह सिर्फ मिडिल स्कूल में है। अब मैं बड़ा हो गया हूं। फिर भी उस बच्चे की याद आती है जो मिडिल स्कूल में गया था। वह बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकती। हर बार जब वह उस याद को सोचती है, सेह्यून के दिल में दर्द होता है। वह दर्द कभी नहीं मिट सकता, भले ही कितना समय बीत जाए। फिल्मांकन से पहले निर्देशक किम युनजे से मिलने आते हैं। धन्यवाद युनजे, तुम्हारे शिक्षक भी आ रहे हैं। वह जोर से हंसते हैं। तुमने पिछली बार अच्छा अभिनय किया था, तुम आज भी अच्छा करोगे। उनका मूड युनजे और सेह्यून को खुश कर देता है। निर्देशक कहते हैं, वह लेखक, ओह, उसने स्क्रिप्ट में बदलाव किया है। तुम्हारे लिए एक नया दृश्य जोड़ा है। जोहान याद दिलाते हैं, इस बार तुम्हें कम सक्रिय होना होगा। सेह्यून को समझ नहीं आता कि वह किस सक्रियता की बात कर रहे हैं। निर्देशक किम दूसरी ओर देखते हैं। स्क्रिप्ट से तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें किसी को सांत्वना देनी होगी, उसे दिलासा देना होगा। उसने अपना इकलौता रिश्तेदार खो दिया है। उनकी नजर जंग ह्यून पर है। जोहान उससे पूछते हैं, क्या तुम कर पाओगे? युनजे थोड़े हैरान होते हैं। सेह्यून चुपचाप देखती है, फिर युनजे को सलाह देती है। यह सीन थोड़ा। वो उसे बीच में रोक देता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, युनजे ने आश्वस्त किया। उनकी आंखों में उदासी थी। सेह्यून चिंतित थी, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। निर्देशक किम ने खुशी से प्रोत्साहित किया। ठीक है, ज्यादा दबाव मत लो, जैसे दोस्त को प्रोत्साहित कर रहे हो। ठीक है। सेह्यून युनजे को सेट की ओर जाते देखती है। वह सोचती है, क्या वह ठीक है? निर्देशक किम मेज पर बैठते हैं। वह चिल्लाते हैं, फिल्मांकन शुरू करो, अभिनय के लिए तैयार हो जाओ। सेह्यून बाहर खड़ी है। उसकी चिंता बढ़ रही है। जंग ह्यून अपने किरदार में खोए हुए हैं। वह अपनी बहन की तस्वीर देखते हैं। उनकी आंखों में गहरी उदासी है। एक आवाज पूछती है, तुम्हारी टीचर अंकल की छोटी बहन है ना अंकल? युनजे जंग ह्यून के पास बैठते हैं। वे पूछते हैं, अंकल, क्या आपने उसे गेम कंसोल दिया है? जंग ह्यून रोते हुए कहते हैं, अभी तक नहीं। जंग ह्यून की हर सिसकी सेह्यून को तनाव देती है। बाहर सभी देख रहे हैं कि वे गहराई से अभिनय कर रहे हैं। अब बस युनजे की आखिरी पंक्ति बाकी है, फिर दृश्य समाप्त हो जाएगा। जंग ह्यून रोते रहते हैं। युनजे चुपचाप बैठे हैं। वह कुछ नहीं कहते। सब चर्चा करने लगते हैं, लेकिन वह कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? सेह्यून को डर था। वही हुआ। वह जल्दी से फिल्मांकन रोक देती है, फिर सेट में दौड़ती है। मुझे माफ करें, फिल्मांकन एक पल के लिए रोक दें। सेह्यून युनजे का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। सभी हैरान होकर देखते हैं, निर्देशक किम भी। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। युनजे के दिमाग में उस दिन की यादें ताजा हो जाती हैं।
जी ह्योन की मां का रोना। मेरे बेटे को क्यों मरना पड़ा? हमारा गरीब जी ह्योन। जी ह्योन, मेरे बेटे। मां का दुख बहुत गहरा है। मां और पिताजी ह्योन की तस्वीर के सामने लगातार आंसू बहाते हैं। वह तस्वीर उनके दिमाग से कभी नहीं मिट सकती। सिह्योन ने बाहर खींचकर कहा, आइए, फिल्मांकन रोक दें। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। युनजे ने मना किया, नहीं, यह मुश्किल नहीं है। मैं बस थोड़ा विचलित हूं। अगर मैं लौट जाऊं। सियोन नहीं सुनती। वह चिल्लाती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? यह ध्यान की बात नहीं है। तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते हो। सिह्योन युनजे को गले लगाती है। तुमने मुश्किल समय देखा है। वह भी उस समय को याद करती है। तो फिर तुम्हें चिंता क्यों करनी पड़ती है? युनजे सिह्योन का हाथ हटाते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं अभी भी यह करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे यह करना ही होगा। वह सिह्योन की ओर देखते हैं। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। सिह्योन के पास युनजे को रोकने का कोई तरीका नहीं है। वह लड़का फिर से सेट पर लौटता है। सिह्योन उसकी जाती पीठ को असहाय होकर देखती है। सेट पर लौटकर जंगह्युन रोते हैं। जुयुन, मुझे सच में खेद है। मुझे सच में खेद है। युनजे गहरी सांस लेते हैं। धीरे से कहते हैं, पछताने के लिए देर हो जाएगी। आंसू उनके गालों पर बहते हैं। युनजे जंगह्युन के साथ रोने लगते हैं। सिह्योन को हैरानी होती है कि युनजाए ऐसे भाव भी दिखा सकता है। मैंने युनजाए के बारे में क्या सोचा था? आसपास के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या तुमने उसके भाव देखे? वह शानदार अभिनय करता है। निर्देशक किम कहते हैं। कट, शानदार। जंगह्युन ने खुशी से युनजाए को गले लगाया। उसके बालों को उलझा दिया। हमारा होनहार छोटा अभिनेता। फिर से सिहरन हुआई। तुम्हारा अभिनय वाकई शानदार है। जंगह्युन ने गर्व से युनजाए के गालों को छुटकी ली। तुम कब से इतने अच्छे अभिनय कर रहे हो? युनजाए नाराज होकर कहता है, मुझे छोड़ दो। जंगह्युन मना करता है, सिर्फ अगर तुम मुझे ह्यंग कहोगे। युनजाए अपने शिक्षक की ओर देखता है। युनजाए जंगह्युन से छूटकर सिह्योन के पास जाता है। वह कहता है, शिक्षक, हम हो गए। निर्देशक और निर्माता ने कहा कि मैं घर जा सकता हूँ। सिह्योन उसे गले लगाती है। उसके चेहरे पर आंसू गिरते हैं। युनजाए अचानक घबराकर पूछता है, शिक्षक, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सिह्योन ससकती है। वह आंसुओं में कहती है, तुम्हें रोते देखना मुझे दुखी कर देता है। युनजाए समझाता है, यह बस अभिनय है, आप जानती हैं। सिह्योन युनजाए को छोड़ते हुए कहती है, मुझे पता है। क्या तुम्हें याद है, पिछली बार जब तुम इस तरह रोए थे, तब से 4 साल बीत चुके हैं। सिह्योन युनजाए की आंखों के आंसू पोंछती है। तुम अभी भी बच्चे हो, पर तुम्हारा व्यवहार बच्चों जैसा नहीं है। मुझे यह पहले क्यों नहीं समझ आया? मुझे इस पर शर्मिंदगी होती है, फिर दुख भी। काश मैंने यह पहले जान लिया होता। युनजाए अचानक उस समय को याद करता है। 4 साल बहुत लंबा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह कल की ही बात हो। वह दिन जब युनजाए ने सिह्योन को बेहोश पाया, खून से सना हुआ। उसके मासूम चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सिह्योन को ले जाया गया। उसकी दर्द भरी चीखें उसके दिमाग में बस गईं। और वह भयानक दृश्य जब सिह्योन जागी, उसने सबसे पहले कहा, उसे ले जाओ, उसे ले जाओ, तुरंत। हेड नन और नर्स उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। फिर भी वह बेचैन थी। वह चिल्ला रही थी। सिह्योन ने रोते हुए हेड नन से कहा, हेड नन, मुझे बहुत डर लग रहा है। युनजाए को ले जाओ। यह सब उसकी बदकिस्मती का नतीजा है। युनजाए उस समय सिह्योन से मिलने फूल लाया था। उसे डर ही मिला। वह याद हमेशा उसके दिमाग में रहती है। युनजाए धीरे से कहता है, फिर भी अब सब कुछ अतीत में है। मैं ठीक हूँ। सिह्योन ने सिर हिलाया। इसे भूतकाल कहना सही नहीं है। इससे कुछ नहीं बदलता। मुझे बताना होगा कि उसके बाद क्या हुआ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। 4 साल बाद सिह्योन पहली बार यह कहने की हिम्मत जुटाती है, जिससे युनजाए हैरान और भावुक हो जाता है। सिह्योन फिर से माफी मांगती है। मैंने तुम्हें कठोर शब्द कहे थे, है ना? मुझे खेद है कि मैंने पहले माफी नहीं मांगी और इस पूरे समय में हिम्मत नहीं जुटा पाई। युनजाए भी अनजाने में महसूस करता है, यह वही भाव है जो वह हमेशा मेरे सामने दिखाती है। तो यह इसलिए नहीं है कि उसे मुझसे असुविधा होती है। युनजाए उसे पुकारता है। सिह्योन तुरंत देखती है। वह मुस्कुराता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सिह्योन चौंक जाती है। थोड़ी देर रुकती है, फिर लड़के का हाथ पकड़ती है। क्या तुम भूखे हो? रोने के बाद मुझे भूख लगी है। घर जाते समय चिकन ले लें। युनजाए तुरंत मान जाता है। सिह्योन पूछती है, कहाँ से लाएं? मैं बहुत अनिश्चित हूँ। वह याद करता है, जंगह्युन ने कहा था वह थोड़ी देर रुकेगा। इस तरह उनका टकराव समाप्त हो गया। वे घर लौट आए। शाम का समय हो चुका था। मुख्य नन दरवाजे पर खड़ी थीं, जैसे वे उनका इंतजार कर रही थीं। उन्हें देखकर उन्हें राहत महसूस हुई। युनजाए और सिह्योन ने बहुत खाना खरीदा। मुख्य नन हैरान हो गई। आपने बहुत मेहनत की, इतना सारा क्यों खरीदा? सिह्योन जल्दबाजी में समझाते हैं, बच्चों के लिए चिकन और कुछ अन्य चीजें दी गई थीं। उन्होंने पूछा,
क्या सच में ये सामान दिया गया था? मुख्य नन युनजाए की ओर देखती हैं। वह पूछती है, तुम्हें इतनी खुशी के साथ लौटते देख अच्छा लगा? क्या फिल्मांकन के दौरान मजा आया? युनजाए नजरें चुराते हैं। वह सोचते हैं कि कैसे जवाब दें। सी ह्यून बीच में ही रोकते हैं। यूनजे का अभिनय मजेदार है, वह गर्व से कहती है। यूनजे का अभिनय असरदार है। यूनजे का अभिनय शानदार था। निर्देशक और उत्पादक उसे प्राथमिक विद्यालय का छात्र मानते थे, फिल्मांकन के अंत तक। उस समय निर्देशक इतना हैरान था कि उसका मुंह खुला रह गया और उसने पूछा, रुको, तुम एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र हो, है ना, यूनजे? उसके बगल में खड़ा जंग ह्यून जोर से हंसता है। यह भी और ज्यादा प्यारा है। मुख्य नन भी खुश है। हे भगवान, सच में? तो वह एक प्रतिभाशाली है। सी ह्यून बहुत गर्व महसूस करती है। जलते हुए उसने कहा, अभिनेता ली जंग ह्यून ने उसकी तारीफ की। ये सभी उपहार उन्हीं से हैं। सी ह्यून के चेहरे के भाव देखकर यूनजे खुश हो जाता है। शिक्षक सच में बहुत खुश लग रहे हैं। वह हल्के से मुस्कुराता है और सोचता है, क्या वह धुंध जैसी दिखती है? रात में दुर्भाग्य का नियंत्रक सी ह्यून के रूप में प्रकट होता है। वह अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। सफलता, प्रयोग बेहद सफल रहा। तुमने अद्भुत अभिनय किया। दुर्भाग्यपूर्ण मुख्य पात्र का दुर्भाग्य अब समाप्त हो गया है। इस बार मैंने दुर्भाग्यपूर्ण मुख्य पात्र के अंदर सुंदर प्रकाश देखा। यह बहुत सुंदर है। यूनजे उतना उत्साहित नहीं लगता। वह बस कहता है, ठीक है। नियंत्रक हैरान होकर पूछता है, तुम खुश नहीं हो? तुमने दुर्भाग्य से बचने का रास्ता खोज लिया है। यूनजे थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, काश मुझे यह पहले पता होता, तब कोई भी मेरे कारण दुखी नहीं होता। जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ। अचानक उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब वह छोटा था, माँ ने उसे गले लगाया। वह समय अच्छा था। तुम्हें कुछ याद नहीं है, यूनजे? वह मासूमियत से सिर हिलाता है, कहता है, हाँ। यूनजे तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करता है, पूछता है, यह अंकल कौन है? माँ सिर हिलाती है, नहीं, वह तुम्हारे पिता हैं, यूनजे। यूनजे ने मासूमियत से पूछा, यूनजे का कोई पिता नहीं है? माँ ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे जन्म के बाद उन्हें काम मिला, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। यूनजे बहुत छोटा था। वह बड़ों की बातें नहीं समझता था। वह नहीं जानता कि उन्हें क्यों जाना पड़ा। माँ जवाब नहीं देती, वह बस चुप रहती है। फिर माँ यूनजे को गले लगाती है और वे खेलते हैं। कृपया मेरे परिवार को साथ रहने दो, एक इच्छा मांगो। उस समय यूनजे हंसता है। यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। थोड़ी देर बाद आसमान काला है। यूनजे पीछे देखता है। उसे लगता है उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह बताता है, क्योंकि उसने मुझे पालने की कोशिश की। उसे दुकान बदलनी पड़ी और छात्रावास में रहना पड़ा। हालांकि मेरे दुर्भाग्य के कारण हर दुकान जहां मेरी माँ और मैं गए आपदा से नहीं बच सकी या हमें बाहर निकाल दिया जाता। मेरी माँ बहुत थकी हुई होगी। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा होगा कि उसे मुझे छोड़ना पड़ा। उस समय यूनजे अपनी माँ के जाते हुए पीठ को देखता है। उसका दिल दुखता है। वह कहता है, यह मेरे दुर्भाग्य से शुरू हुआ था। मैंने दूसरों को कष्ट में देखा, अब मैं और नहीं देख सकता। नियंत्रक ने उत्साह से कहा, तो आप अब से अभिनय जारी रखेंगे? यह बहुत अच्छा है। लेकिन यूनजे ने सिर हिलाया, नहीं, मैं जारी नहीं रखूंगा। नियंत्रक चौंक जाता है, क्या, क्यों? यूनजे धीरे धीरे अपनी छुपी हुई भावना को प्रकट करता है। उसे फिल्म सेट पर नहीं जाना चाहिए। उसे ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। इससे उनके प्रति दुर्भाग्य का खतरा बढ़ता है। शायद फिल्म बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा, है ना? नियंत्रक को थोड़ी सी निराशा होती है। यूनजे अपने दिल की सारी बातें साझा करता है। मैं इन दुर्भाग्यों से खुद को बचाना चाहता हूँ और इसी तरह शांति से जीना चाहता हूँ। अगली सुबह यूनजे कक्षा में आता है और देखता है कि कुछ दोस्त उसके बारे में बातें कर रहे हैं। सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं। यूनजे को असहज महसूस होता है। यह सब क्या हो रहा है? अरे, तुम्हें कुछ कहना है? यूनजे ने बाएं ह्योक से पूछा। वह उसके सामने बैठा था। वह उसे घूर रहा था। यूनजे को समझ नहीं आया क्यों। बाएं ह्योक ने खुशी से कहा, हाँ, सही है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यूनजे समझ नहीं पाता। क्या महत्वपूर्ण काम है? बाएं ह्योक पूछता है। तुम वही हो जिसने पर उस दिन विह्योक ने यूनजे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। यूनजे इस उत्साह से हैरान हो जाता है और वह कुछ देर के लिए हिचकिचाता है। दोस्त बनना? हाँ, दोस्त बनना। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम यूनजाए? और कौन? मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विह्योक है। वह मुस्कुराते हुए सहजता से बात करता है। यूनजाए धीरे से बोलता है, अगर तुम फिल्म की वजह से दोस्त बनना चाहते हो तो माफ करना, मैं अब फिल्में नहीं बनाता हूँ। विह्योक को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण है। तुम अब मुस्कुरा नहीं रहे हो। अरे, यूनजाए उलझन में है। क्या? हंसने लायक कुछ भी नहीं है। विह्योक प्रभावित हो जाता है। तुम पहले हो जिसने मेरा नाम सुना और इसे अजीब नहीं समझा। शायद यह किस्मत है। विह्योक उत्साहित होकर अचानक खड़ा हो जाता है। यूनजाए और भी ज्यादा चौंक जाता है।
क्या यह तो एक बहुत ही साधारण बात है। बी ह्योक अचानक अपने कपड़े ठीक करता है और अपनी ओर इशारा करते हुए जोर से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनूंगा। युन जाए हैरान होकर पीछे हटने लगता है। उस दिन के बाद युन जाए की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। वह हमेशा चिंता में रहता है। सुबह का समय, जब सब सो रहे होते हैं, हर दिन 1 घंटा और 30 मिनट अलग होना हमेशा सौभाग्य की बात नहीं होती। युन जाए सुबह जल्दी किसी को कॉल करता है। कोई प्राथमिक स्कूल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वह अभी भी खाने के मामले में बहुत चूजी है। हेडनन ने ये कैसे किया? दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं भी खाने में बहुत चूजी था, है ना? युन जाए बाथरूम में खुद से कहता है, दूसरों के अतीत को मत खोदो। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। शांत माहौल टूट जाता है। अंदर कौन है? सी ह्योन ने पुरुष की आवाज सुनी। उसने आवाज नरम की, तो यह युन जाए है। अंदर क्या कर रहे हो? युन जाए शर्मा कर कहता है, मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा हूँ। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? युन जाए इसे समझा सकता है, लेकिन वह इसे राज रखना चाहता है। अगर वह सी ह्योन की नकल करते हुए पकड़ा गया तो? अचानक युन जाए को एक संदेश मिलता है। वह संदेश खोलता है। यह सीनियर जंग ह्यून का है। युन जाए ने कुछ संदेशों का जवाब नहीं दिया है। युन जाए, मैंने विदेश में फिल्मांकन खत्म किया। मैं बहुत थका हूँ। स्कूल में अच्छा दिन बिताना। अच्छा दिन बिताओ, युन जाए। कुछ लोग हैं जिनसे वह अभी भी संपर्क में है। युन जाए संदेश में जवाब देता है, हाँ, आपका भी दिन शुभ हो। फिर वह लिखता है, एक अजीब आदमी है जिसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है। युन जाए कक्षा में चुपचाप किताब पढ़ रहा है, लेकिन वह थोड़ा विचलित लगता है। उसके सामने बी ह्योक बैठा है। वह अचानक मासूम चेहरा बनाता है। वह युन जाए को घूरता है। युन जाए डर जाता है। क्या हुआ? वह चुलबुले अंदाज में कहता है, अब बी ह्योक तुम्हें याद करता है। जब भी देखता हूँ तुम किताब पढ़ते हो। तुम्हें किताबें बी ह्योक से ज्यादा पसंद हैं। युन जाए ने ठंडे स्वर में कहा। बी ह्योक उदास हो गया। क्या तुम्हें चिंता नहीं होती कि मैं उदास हो सकता हूँ? यह तो अजीब बात है। यह दृश्य देखकर छात्राएं हैरान हो जाती हैं। बी ह्योक वास्तव में हमारी कक्षा का सदस्य नहीं है। वह यहाँ क्यों है? सुना है वह युनजाए के प्रति जुनूनी हो गया है। उसका स्वभाव खास है। क्या तुमने देखा नहीं? युनजाए थोड़ा बदल गया है। लगता है वह थोड़ा शांत हो गया है। तुम भी इसे महसूस कर सकते हो। दो महिला मित्रें गपशप करती हैं, बिना यह जाने कि सुंग ह्यून उनके पीछे खड़ा है। मुझे समझ नहीं आता, पर वे दोनों दिलचस्प लगते हैं। लड़कियों का युनजाए के प्रति नजरिया बदल गया है। युनजाए अचानक साफ बोलता है, अब मेरा पीछा मत करो। मैं अब और दिखावा नहीं करना चाहता। बी ह्योक अब भी आशावादी है। वह युनजाए के कंधे पर हाथ रखता है। अब यह बेकार है युनजाए। जिस क्षण तुमने मेरा नाम सुना और हंसे नहीं, हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। यह किस्मत है। बी ह्योक बहुत खुश है और वह युनजाए के चारों ओर अपना हाथ रखता है। वह जोर देकर कहता है, चलो सुविधा स्टोर चलते हैं मेरे अच्छे दोस्त। कुछ अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं, लेकिन यह बुरा नहीं है। युनजाए धीरे धीरे इस दोस्ती को स्वीकार कर रहा है।